Hello students, in this video we'll learn about chemical reactions of metal. इसमें जितने भी आप रिएक्शन स्टडी करने वाले ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में भी रिपीट होगा। जैसे कि यहाँ पे आप ये फर्स्ट रिएक्शन देख रहे हो ना, तो ऐसे करके ऑलमोस्ट 7 to 8 रिएक्शंस है और आप डेफिनेटली समझ लेना ये वाली स्लाइड से आपको एग्जाम में 3 मार्क के क्वेश्चंस पक्का बन सकते हैं। सो चलते रिएक्शंस में है क्या आपके पास। फर्स्ट आपको रिएक्शन दिया है कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है। यस, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। सो आप रिएक्शन करने के लिए इसको कैसे रिएक्शन करोगे, तो पहली बात तो आपको फर्स्ट वाले चैप्टर से आपको रेडिकल्स याद होने चाहिए, कटायंस और अनायंस, है ना, कि कौन से एलिमेंट के ऊपर क्या वैलेंसी आती है। सो जैसे अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, सो पोटेशियम के ऊपर जो चार्ज आता है वो +1 आता है और ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आता है -2 आ जाता है। सो +1 और -2 को आप जब क्रिस क्रॉस करोगे तो जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट विल बी K2O। फाइन, सिंपल से आपको सारे मेटल्स में इनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए और फिर आप क्या करने वाले हो, उसको ऑक्सीजन के साथ क्रिस क्रॉस। जिंक की बात करूं तो जिंक के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज +2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2, +2 -2 कट, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज ZnO। कैल्शियम की अगर बात कर दूं सो विल गेट द प्रोडक्ट एज CaO, क्योंकि कैल्शियम पे भी +2 है, ऑक्सीजन पे भी -2 है। एल्यूमिनियम की बात कर सकते हैं तो एल्यूमिनियम हैज अ वैलेंसी ऑफ +3 एंड ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी ऑफ -2। सो एल्यूमिनियम को मिल जाएगा 2 और ऑक्सीजन को मिल जाएगा 3, Al2O3 फॉर्म करेगा। कॉपर की बात करें, कॉपर की 2 वैलेंसीज होती है, बट पूरी 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में आपको बस एक ही जगह कॉपर की 1 वाली वैलेंसी यूज करते हुए देखने को मिलेगा, बाकी सारे जगह आपको कॉपर की 2 वाली वैलेंसी ही यूज करनी है। सो दैट इज यहाँ पे CuO बन जाएगा, +2 -2 कैंसिल। नाउ लेट्स बैलेंस द रिएक्शन। ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे कितना है 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। पोटेशियम कितना हो गया 4 हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया 4। सो हैप्पी, ऑल बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने लिखा 2, जिंक हुआ 2, डन। सेम 2 2 डन। एल्यूमिनियम की बात करें, Al यहाँ पे 2 हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया बोलो, अच्छा 3। जब आपको यहाँ पे एक जगह ऑड और एक जगह इवन दिखाई दे तो हमेशा आप क्या करोगे, ऑड को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, पहली बार 2 लिखोगे, जैसे 3 2 जा 6 हुआ। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे लिखा 3 3 2 जा 6। नाउ एल्यूमिनियम इज 4, सो दैट इज एल्यूमिनियम इज 4। कॉपर सेम वे, ऑक्सीजन 2 है, मैंने लिखा 2, कॉपर 2, ऑल डन। अच्छा, इजीएस्ट रिएक्शन, रिएक्शन में कुछ नहीं था, बट यस आपको अगर रेडिकल नहीं पता होगा, वैलेंसीज नहीं पता होगी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपको ये वाला पार्ट भी इजी लगे। अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो कुछ लिखे गए पॉइंट्स है ये एनसीईआरटी के एग्जैक्टली उठाए गए पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स में एक्चुअल में बता रहा है कि जो मेटल्स के रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो सबकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती, सबका रिएक्शन करने का रेट जो होता है वो डिफर करता है ना। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, पोटेशियम और सोडियम जैसे अगर मेटल है आपके पास, सो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आप ओपन एटमॉस्फेयर में अगर इनको रख दोगे तो एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करते हैं, है ना। इसलिए सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स को केरोसिन में डाल के रखा जाता है। सो यू आर सपोज टू रिमेंबर कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको केरोसिन में डाल के रखा जाता है। या फिर क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है गिव रीजन के लिए, व्हाई पोटेशियम एंड सोडियम मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। So your answer will be because they have high affinity or attractions towards the oxygen, or their rate of reactions toward oxygen is high, so they react explosively. That was the reason they are kept in the kerosene. तो जहाँ पे oil होगा वहाँ water नहीं आएगा। That was the reaction. That was the reason कि potassium और sodium की reactivity घट जाती है। बात करते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, ये इन मेटल्स की बात करें तो ये एक्सप्लोसिवली रिएक्शन नहीं करते, बट हम बड़ा स्लोली रिएक्शन करके अपने सरफेस पे एक ऑक्साइड का लेयर बना लेते हैं। ये जो ऑक्साइड का लेयर बनाते हैं, इससे क्या होगा कि मेटल फर्दर रिएक्शन करना बंद कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं, एल्यूमिनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो अप्रॉक्स 650 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो मेल्ट करेगा 650 पे मेल्ट करेगा, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करूं तो वो अप्रॉक्स चला जाता है 2100 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा हो गया ना। सो दैट इज एल्यूमिनियम की जो भी रिएक्टिविटी थी उसको और डिक्रीज कर देता है, मतलब एक्टिव से पैसिव बना देता है उसका लेयर फॉर्म करना। दैट वाज द रीजन हमारे घर में जो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल हैं वो हम उसे सालों साल तक यूज करते हैं, क्योंकि जैसे वो ऑक्साइड का लेयर बनाता है उसमें फर्मनेस और आ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। सो दैट इज, अगर इन मेटल्स की बात करें सो दे आर लेस रिएक्टिव, अपने सरफेस पे ऑक्साइड का लेयर बना लेते हैं। आयरन की बात करते हैं, आयरन, यस आयरन खुद भी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर आप उसके पार्टिकल्स लोगे, आयरन की फाइलिंग्स लोगे, अगर उसको स्प्रिंकल किया जाए फायर के अंदर
तो वो बर्न होते हैं, स्पार्क के साथ बर्न होते हैं। सो ये चीजों को तुम्हें याद रखने की जरूरत है ना, कौन से मेटल्स कैसे रिएक्शन करते हैं। बात करें कॉपर की, तो ये कॉपर भी बर्न नहीं होता, लेकिन अपने अगर आप उसे बर्न करना चाहोगे तो अपने सरफेस पे वो ऑक्साइड का लेयर बना लेता है ना। अगर कॉपर के यूटेंसिल्स को आप बर्निंग के लिए लेके जाओगे तो उसके सरफेस पे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, दैट इज ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सो इवन वन मोर थिंग यू सपोज टू रिमेंबर वो ये कि ये जो CuO है उसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का, इट इज ब्लैक इन कलर। एंड सिल्वर एंड गोल्ड वी नो दे आर इनर्ट इन नेचर, है ना, नोबल मेटल के नाम से भी इन्हें बोला जाता है, दे डू नॉट रिएक्ट, है ना। तो हायर टेम्परेचर पे भी सिल्वर और गोल्ड जो है रिएक्शन नहीं करते। चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पे, स्टार्टिंग विद सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के लिए आपको एक पहले सीरीज को समझने की जरूरत है, दैट इज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। वो सीरीज हमें क्या बताता है, यहाँ पे ये वाली जो सीरीज है दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे आप देख रहे हो मेटल्स प्लेस है और एक यहाँ पे नॉन मेटल प्लेस है, हाइड्रोजन। एक्चुअल में हाइड्रोजन को इसलिए प्लेस किया है क्योंकि हाइड्रोजन लाइक कटायन बनाता है, इवन उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है मेटल जैसी है, दैट वाज द रीजन उसको मेटल की सीरीज में रख दिया हुआ है। अच्छा, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो मेटल को प्लेस किया गया है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब मैं कह दूं तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और प्लैटिनम गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से आते हैं। अच्छा, इनकी रिएक्टिविटी या फिर ये सीरीज को प्लेस कैसे किया गया है, इनमें से जिस मेटल के पास जितनी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, उसके बेसिस पे इसको प्लेस किया गया। लाइक अगर मैं पोटेशियम और सोडियम की बात करूं तो पोटेशियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा है सोडियम के कंपैरिजन में, है ना। अगर दोनों को सेम रिएक्शंस के लिए रखा जाए तो पोटेशियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्शन करेगा सोडियम के कंपैरिजन में, दैट वाज द रीजन पोटेशियम पहले आता है सोडियम बाद में आता है। सेम वे जब भी आप एक डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन भी आपने केमिकल रिएक्शंस में पढ़ा होगा तो उसमें आता है कि कौन से सॉल्ट दिए हुए और कौन से मेटल्स दिए हुए। सो आप देखोगे अगर नीचे वाला मेटल है और अगर कंपाउंड दिया हुआ है, सॉल्ट दिया हुआ है ऊपर वाले मेटल के, तो वहां वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। वही अगर ऐसा है कि नीचे का मेटल है, सॉरी नीचे के मेटल का सॉल्ट है और ऊपर का मेटल है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। ये जो भी इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो आएगा। यहाँ आपको क्या समझना है, यहाँ पे सिर्फ आपको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में समझना है कि मैंने रिएक्शन यहाँ पे मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ करवा दिया। सो यहाँ पे उन्हीं मेटल के साथ वाटर रिएक्शन करेगा जहां पे हाइड्रोजन उससे ऊपर हो, है ना। लाइक अगर हाइड्रोजन के नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये मेटल वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। सो रिएक्शन में करना क्या है, वाटर में से हाइड्रोजन को ही तो रिप्लेस करना है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये वाले मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके वाटर में से। फाइन, तो चलते रिएक्शंस की बात करते हैं अभी। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज को समझने के लिए निमोनिक्स को पहले समझ लेते हैं। निमोनिक्स इज समथिंग कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, हाई, क्यू, मिली, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटेड, ठीक है। सो आप इसको 2-3 बार बाहर कर लो, डेफिनेटली आपको रिएक्टिविटी सीरीज बाहर हो जाएगी। और रिएक्टिविटी सीरीज तो डेफिनेटली एक आध क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, है ना, ज्यादा नहीं, एक मार्क के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पार्ट आपको क्या याद रखना है कि शुरुआत के जो ये 3 मेटल दिए ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप वाटर, कोल्ड वाटर ले लो तो भी वो रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। सो दैट इज, अच्छा, हॉट वाटर के साथ या स्टीम के साथ तो एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करेगा, इवन कोल्ड वाटर इज सफिशिएंट फॉर देम टू रिएक्ट। वाइल आप मैग्नीशियम की बात करें तो उसके लिए क्या है, हॉट वाटर चाहिए। और उसके बाद की अगर बात करें एल्यूमिनियम, जिंक और Fe के, तो उनके लिए स्टीम चाहिए तो ही वो रिएक्शन करेंगे, वरना वो रिएक्शन नहीं करेंगे। सो दैट इज, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, सो आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली चीजें भी याद रखने की जरूरत है। हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कौन से मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। सो दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जो है वो ऐसे 3 मेटल्स है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। मैग्नीशियम के लिए हॉट चाहिए, बाकी इनके लिए स्टीम चाहिए। एज वेल आपको ये भी याद रखना है कि जब ये शुरुआत के जो 4 मेटल्स है जब वो रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, वाइल ये जो मेटल्स है जब वो रिएक्शन करेंगे तो वो मेटल के ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो यहां से इनफैक्ट ये Fe वाला जो होगा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अब रिएक्शंस की तरफ। सो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, -1, +1 -1 विल गेट कैंसल एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ KOH प्लस, यहाँ क्या निकल जाएगा बोलो,
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो अगर मेटल रिएक्शन करता है, हम इन जनरल इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास मेटल है और मैं उसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा दूं तो मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिल सकता है, मेरे को या तो प्रोडक्ट में मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, या तो मेरे को प्रोडक्ट में मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, प्लस मुझे क्या मिल सकता है, हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस इज कॉमन, डिपेंड करता है मेटल कौन सा यूज किया है, वैसे वाले कंपाउंड्स अपने को मिलेंगे। नेक्स्ट, पहले हम रिएक्शंस को लिख लेते हैं, फिर रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे। सोडियम की बात करते हैं, सेम है, सोडियम के ऊपर +1 है, हाइड्रोक्साइड -1, KOH बन जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, H2 आ जाएगा। कैल्शियम की बात करें ना, कैल्शियम हैज द वैलेंसी ऑफ +2, हाइड्रोक्साइड हैज द वैलेंसी ऑफ -1, +2 माइनस को जब आप क्रिस क्रॉस करोगे तो CaOH ट्वाइस बन जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, H2। मैग्नीशियम इज ऑल्सो विद सेम वे, सेम +2 वाली वैलेंसी है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, H2। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से ये 3 मेटल्स के लिए आप क्या यूज करेंगे, ऑक्साइड्स को यूज करेंगे। सो वी हैव एल्यूमिनियम विद +3 एंड ऑक्सीजन विद -2। सो आप यहाँ पे क्या बना लोगे, प्रोडक्ट में Al2O3 बन जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, H2। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक के लिए, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ZnO, +2 -2 विल गेट कैंसिल, ZnO बन जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, H2। अच्छा, Fe वाले में नई बात देखो क्या है, लाइक अगर आपने रेडिकल्स पढ़ा होगा तो आपने Fe को वेरिएबल वैलेंसी में स्टडी किया होगा। सो वी हैव अ Fe विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इवन Fe विद +3, है ना, दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +2 और +3 में। ऑक्सीजन के साथ अगर ये -2 ले लूं तो कितना बन जाएगा बोलो, Fe +2 -2 गेट कैंसिल एंड विल गेट द प्रोडक्ट एज FeO। वाइल जब मैं ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे -2 कर दूं तो ये क्रिस क्रॉस करके क्या बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा। ठीक है, अपने को ये मिल जाएगा। अच्छा, अब जब मैं इसे ऐड करना चाहूं तो देखो क्या बन जाएगा, 2 Fe और 1 Fe, कितना Fe हो गया, 3 Fe हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया। सो मेरे को जो ऑक्साइड लिखना रहेगा आयरन के केस में, आई विल राइट Fe3O4। रीजन क्या है समझो जरा, मानो कि ये आयरन का रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर स्टीम पास किया, जब स्टीम पास करेंगे तो आयरन तो दोनों स्टेट में स्टेबल होता है ना, +2 और +3 में। सो ऐसा होता है कि कुछ मेटल्स, कुछ फॉर्म जो होते हैं +2 में चले जाते हैं और कुछ +3 में चले जाते हैं। सो यहाँ पे जो ऑक्साइड बनता है वो दोनों का बनता है, +2 और +3 का बनता है। तो जब हम थियोरेटिकली उसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो उसको दोनों का कंबाइंड फॉर्म प्रेजेंट करेंगे। सो दैट इज Fe3O4 बन जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है कि Fe वाले केस में आप कंबाइंड वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने वाले हैं, ठीक है ना, जो कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है। चलते हैं रिएक्शन की बैलेंसिंग की तरफ। यहाँ पे पोटेशियम की बात करें, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पे 2 है, जब एक जगह ऑड एक जगह इवन दिखाई दे तो जहां ऑड दिख रहा है वहां क्या करोगे, इंटू 2। सो मेरे को यहाँ ऑड यहाँ से आ रहा है ना, सो मैंने यहाँ कर दिया 2, जिसकी वजह से क्या हो गया, 4 हो गया। पोटेशियम को मैंने यहाँ लिख दिया कितना बोलो, 2, पोटेशियम डन, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन 4, ऑल बैलेंस्ड। अच्छा, नीचे वाली देखो सेम बैलेंस ही जा रही है, तो सेम तरीके से कर दो, है ना, आप सब पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस्ड। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर देखो कितना है, 4 है, यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, और ऑक्सीजन 2, बैलेंस्ड। सेम है, मैग्नीशियम के लिए भी आप बस 2 लिख दो, इट इज बैलेंस्ड। एल्यूमिनियम की बात करें, ओके, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, सो मैंने यहाँ लिख दिया 3, यहाँ पे दूसरी जगह इवन तो था नहीं, तो आप ऐसे ही बैलेंस कर सकते हो। एल्यूमिनियम 2 है, 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस, जिंक वाला रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। Fe वाले रिएक्शन की बात करते हैं, बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीजन का नंबर 4 है, मैंने यहाँ लिखा 4, हाइड्रोजन हुआ 8, यहाँ लिखा 4 हो गया 8, Fe3, Fe3, ठीक है। नाउ लेट्स मेंशन द स्टेट। जैसे देखो ये लिक्विड वाले स्टेट में है ना, सो बट ऑब्वियस ये जो भी कंपाउंड हाइड्रोक्साइड बनेगा वो तो सोल्यूशन के फॉर्म में ही आ जाएगा। सो आप इसके लिए क्या लिखने वाले हो, एक्वियस लिखोगे, है ना, दिस इज गोइंग टू बी एक्वियस, एक्वियस, एक्वियस। हाइड्रोजन तो गैस है, गैस, 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 वाइल ये स्टीम के फॉर्म में यूज किया आपने, है ना, गैस के फॉर्म में यूज किया, तो यहाँ पे एज अ सोल्यूशन के स्टेट में नहीं बनेगा, ये सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे, है ना, ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे, एंड दिस आर गोइंग टू बी गैसेस।
सो दिस कंप्लीट रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। आपको इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि कौन से कोल्ड के साथ करेंगे, कौन से स्टीम के साथ करेंगे, और कौन इकलौता एक मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। अच्छा, इवन आपको ये याद रखने की जरूरत है, अगर मैं बात कर दूं पीबी से लेकर नीचे पीटी तक की बात कर दूं, ये सारे मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते। कॉपर से नीचे अगर बात करोगे तो आप वहां पे रीजन लिखोगे ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी। पीबी के लिए रीजन कुछ और होता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, इसलिए रिएक्शन प्रिवेंट हो जाता है। बट आपको ऐसा कुछ नहीं है सिलेबस में, आप जस्ट सिंपली याद रखिए कि अगर आपके पास पीबी से लेकर लास्ट तक के कोई भी मेटल दिए जाए, सो दे वोंट रिएक्ट विद वाटर। सो दैट्स ऑल फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे जाने से पहले ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं। अभी जो रिएक्शन किया मेटल विद वाटर के साथ वाला, अच्छा यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो रखा हुआ है दैट इज ग्लास वुल। ग्लास वुल इज समथिंग, आप कुशन की फीलिंग जो होती है ना व्हाइट कलर की, उसको समझ लो, या स्पंज ऐसा समझ लो, जिसके अंदर अगर आप वाटर डाल दोगे तो वो होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो उसको वाटर सोक करके यहाँ पे डाल दिया और यहाँ नीचे से हीट कर रहे हैं, तो हीटिंग के बाद होगा क्या, स्टीम के फॉर्म में वाटर निकलना शुरू होगा और मेटल के सरफेस पे जाएगा। जब वो मेटल के सरफेस पे जाएगा तो रिएक्शन करेगा, मेटल का ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। सो हाइड्रोजन गैस अब यहाँ पे कलेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, बाय दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, है ना। हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटेस्ट गैस है, सो जब भी आएगा तो वो ऊपर रहेगा, वाटर जो होगा नीचे चला जाएगा। सो एक्चुअल में रिएक्शन करने से पहले हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब पूरा फील्ड हो, लेकिन जैसे जैसे जितना ज्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते जाएगा वैसे वैसे वाटर जो होगा नीचे आते जाएगा, डिस्प्लेस होते जाएगा। सो यहां से आपको एक और पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि इसका कलेक्शन हम किस तरीके से कर रहे हैं। सो इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, वाटर को जो है वो डाउनवर्ड मैनर में डिस्प्लेस करता है, इस तरीके से हम कलेक्शन कर रहे हैं। सो ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम किसका है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है इसके रिलेटेड, है ना। सिंपल सा डायग्राम है, बनाने के लिए तो नहीं आ सकता बट बोल नहीं सकते। चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। ये कुछ पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव है कि जब वो रिएक्शन करेंगे इवन फायर कैच कर लेंगे कोल्ड वाटर के साथ। सो हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से ऐसे मेटल्स है जो एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करता है, वॉलेंटली रिएक्शन करता है और फायर कैच करता है। सो दैट इज पोटेशियम एंड सोडियम आर दैट। अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो वहां पे वो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही है, बट इतना एक्सोथर्मिक नहीं है कि हीट प्रोड्यूस हो जाता है। सो दैट इज लेस वॉलेंटली रिएक्शन करता है। कंटेनर को आप बाहर से टच करोगे तो गर्म हो जाता है, दैट्स इट, है ना, फायर नहीं प्रोड्यूस होता। अच्छा, इसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल को आप जब पानी में डालते हो तो पानी में डालने के बाद हो सकता है पहले नीचे जाएगा और फिर उसके बाद होगा कि वो ऊपर आना शुरू कर देगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, रीजन है कि जब हम रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, सो मेटल के सरफेस पे वो पूरा हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो गैस पूरा स्टिक हो गया ना, इस वजह से वो लाइट वेट का हो जाता है। दैट वाज द रीजन कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करते हैं जब आप उसको पानी के अंदर डालोगे, है ना। तो ये गिव रीजन का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। सो दैट इज बिकॉज हाइड्रोजन गैस विच इज प्रोड्यूस इट स्टिक्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अब चलते हैं नए रिएक्शन की तरफ। Starting with the third type of reaction, that is reaction of metal oxide with water. सिंपल सा रिएक्शन है, अगर मेटल ऑक्साइड आप पानी के अंदर डालोगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। सो दैट इज समथिंग वी हैव Na2O। तो मेटल आपके पास कौन सा है, यहाँ पे सोडियम है, उसका हाइड्रोक्साइड आप अगर आप बनाओगे तो दैट इज OH माइनस है। सो आपको प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट इज NaOH मिल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप 2 लिख दोगे, सो दैट इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट अगर बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा KOH, बैलेंसिंग के लिए आप 2 लिख दो, रिएक्शन इज बैलेंस। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 हुआ, पोटेशियम भी कितना है 2, दैट इज बैलेंस। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, सो सेम वे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर लेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन का नंबर देखो यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इन रिएक्शंस में आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये मेटल ऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसीलिए ये मैंडेटरी है कि आप रिएक्शन के बाद यहाँ पे हीट भी लिखोगे। ठीक है ना, यहाँ पे हीट भी जनरेट होती है, सो दैट इज
सो दैट्स ऑल विद द थर्ड रिएक्शन. सिंपल सा रिएक्शन था. चलते हैं नेक्स्ट वाला रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से, है ना, ये यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बड़े चांसेस है कि मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. अच्छा, आपको याद ये भी रखना है कि यहाँ पे कौन से स्पेसिफिक एसिड्स को यूज करने वाले हैं हम, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स को यूज करने वाले. ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको डाइल्यूट वाले फॉर्म में ये जो एसिड यूज करने वाले हम डाइल्यूट में यूज करेंगे, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड वाले के साथ रिएक्शन चेंज हो जाता है. अच्छा, सिंपल से आप क्या करोगे, देखो रिएक्शन में आपके पास ये मेटल है, आपको इन मेटल्स की जो चार्जेस होते हैं वो पता होनी चाहिए, और अनायन वाले पार्ट में जो माइनस वाले चार्जेस होते हैं वो पता होना चाहिए. सो दैट इज समथिंग. आपके पास मैग्नीशियम है, कितना चार्ज है, +2, क्लोरीन है -1, क्रिस क्रॉस करके आप क्या बना देंगे यहाँ पे, MgCl2 बन जाएगा. प्लस हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे H2 निकल जाएगा. रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ क्या लिख दीजिए, 2 लिख दो, रिएक्शन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट की बात करें, जिंक की बात करें, जिंक के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2. यहां से आपको नेगेटिव वाला रेडिकल क्या मिल रहा है, सल्फेट मिल रहा है. सो दैट इज SO4 इज -2, +2 -2 विल गेट कैंसल, प्रोडक्ट विल बी ZnSO4 plus H2. नेक्स्ट एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज Al is +3 एंड देन वी हैव सल्फेट विद -2. तो क्रिस क्रॉस करने पे क्या बन जाएगा आपके पास, Al2SO4 थ्राइस बन जाएगा प्लस. नाउ लेट्स बैलेंस द रिएक्शन. यहाँ पे देखो सल्फेट का नंबर कितना है, सल्फेट का नंबर 3 है अपने पास, सो विल राइट 3 ओवर हियर. हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, सो दैट इज +3H2 बन जाएगा. एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ से 2 एल्यूमिनियम बन जाएंगे. अच्छा, सेम विद एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा सो AlCl3 बना लेगा, प्लस यहाँ क्या बना देगा बोलो, H2 बना देगा. रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 है, सो मैंने यहाँ अगर 3 लिख दिया. अब देखो 3 से हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं होने वाला है ना, सो ये तो ऑड जा रहा है, सो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 लिख दोगे, जिससे क्लोरीन का नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. सो आपने ये लिखा 6. हाइड्रोजन के लिए मैं क्या लिख दूं यहाँ, 3 2 6. एल्यूमिनियम यहाँ कितना हो गया, 2. सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. अच्छा, Fe की वैलेंसी +2 और +3 भी होती है. आप याद रखोगे कि हर जगह आप एल्यूमिनियम की आयरन की +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को ही यूज करोगे. सिर्फ जब रस्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तभी आप +3 यूज करने वाले हो. ठीक है ना. सो आपको याद रखना है वेरिएबल वैलेंसीज के लिए कि कौन से रिएक्शन में आप कौन सा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करने वाले हो. सो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा FeCl2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2. रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख दो, सब कुछ. देन वी हैव FeSO4 plus H2. Reaction is already balanced. So that's all for reaction of metal with acid. इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कुछ नाइट्रिक एसिड को लेकर. सो चलते हैं उन पॉइंट्स पे, और फिर रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड करेंगे विद एसिड के साथ, तो एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगा. चलते हैं उन रिएक्शन में क्या है. सो हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड. हमने मेटल्स की बात की थी कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड इज द एसिड यूज्ड टू रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, लेकिन अगर हम उसके जगह नाइट्रिक एसिड को अगर ले लेना, सो प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. फाइन. सो जो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा. सो ये हाइड्रोजन नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और प्रोडक्ट में अपने को वाटर मिल जाएगा. दैट वाज द रीजन हम कौन से एसिड्स को प्रेफर कर रहे हैं, HCl और H2SO4 को, HNO3 को नहीं प्रेफर करेंगे. अच्छा, तो ये आपको एग्जाम में गिव रीजन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई नाइट्रिक एसिड इज नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सो योर आंसर विल बी बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग oxidizing agent, so oxidizes hydrogen to water and itself get reduced to N2O, NO and NO2. and ये जो N2O है that is laughing gas. अच्छा, उसके बाद ये आपको दो मेटल्स के बारे में पूछ सकता है कि अगर हम नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत डिक्रीज करते हैं, बहुत डाइल्यूटेड वाले फॉर्म में ले, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे मेटल्स के साथ वो रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे. सो यू आर सपोज टू बाय हार्ट दिस थिंग कि मैग्नीशियम और मैंगनीज दो मेटल्स हैं जिनके साथ अगर आप बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लोगे सो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सकता है.
है ना. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस इज समथिंग, नाइट्रिक एसिड को नहीं यूज करना चाहिए. क्यों यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है. अच्छा, लास्ट वाला पार्ट हमने ऑलरेडी वाटर में कर लिया था. सिमिलर स्टेटमेंट है, दैट इज मेटल को, जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट रहेंगे वो वाटर से नहीं रिएक्शन करते थे, क्योंकि हाइड्रोजन की से रिएक्टिविटी कम है, सो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे वाटर में से. तो सेम वे एसिड में भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना है, सो मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट रहेंगे वो भी उन्हें डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे. अच्छा, नेक्स्ट ये वाले रिएक्शन देखो, कौन से रिएक्शन हमने जो पहले किए थे वही एग्जैक्टली सेम है, बस मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है कि अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड दे दिया जाए और आप उसको एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा. आपको चेंज सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे जो लिखे गए आपने मेटल लिखे हैं उनके ऑक्साइड्स को बना दीजिए. जिंक ऑक्साइड बन जाएगा. एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 हो जाएगा. FeO हो जाएगा. फाइन. अच्छा, प्रोडक्ट में आप सिर्फ चेंज इतना करोगे कि जो आप हाइड्रोजन बना रहे थे आप उससे हाइड्रोजन की जगह क्या बना दोगे, वाटर को बना दोगे. हाइड्रोजन की जगह क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा. है ना, सिंपल सा रिएक्शन है कि मेटल था, मेटल अगर यूज कर रहे हो एसिड के साथ रिएक्शन करने में तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन मिलेगा. लेकिन आपने मेटल का ऑक्साइड यूज किया है तो प्रोडक्ट में वाटर बनेगा, सॉल्ट सेम रहने वाला है. हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन की बैलेंसिंग. फर्स्ट रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड, सेकेंड ऑलरेडी बैलेंस्ड. थर्ड की बात करें तो SO4 का नंबर 3 है, 3 ऑलरेडी बैलेंस्ड. यस, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. फाइन. अच्छा, अब ये देखो ना, ये दो नए रिएक्शन, अगर मैंने कॉपर को HCl के साथ रिएक्शन किया सो यहाँ पे हम लिखेंगे नो रिएक्शन करके, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने कॉपर ऑक्साइड को लिया तो यस, यहाँ वो रिएक्शन करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं देखना होता है, जस्ट जो अपोजिटली चार्ज आयन है वो एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में. सो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा CuCl2 प्लस H2O बनेगा. ठीक है ना. सो अब ये चीज को याद रखना, मेटल नहीं रिएक्शन करेगा लेकिन मेटल का ऑक्साइड रिएक्शन करेगा जो हाइड्रोजन के नीचे वाले पार्ट में रहेंगे. सो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख दिया. दैट इज डन. चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल हम बेस के साथ करेंगे. मूविंग विद द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस से, है ना. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एम्फोटेरिक वाले मेटल्स ही रिएक्शन करेंगे क्योंकि मेटल खुद बेसिक नेचर का होता है, मतलब वो रिएक्शन एसिड्स के साथ करेगा, इसलिए हमने बहुत सारे मेटल्स के रिएक्शन एसिड्स के साथ देखे. लेकिन जब बात आती है बेस के साथ रिएक्शन करने की तो जो मेटल एसिड जैसा बिहेव कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं मेटल्स को हम यूज कर सकते हैं. अच्छा, उसमें भी हमें, जब हम मेटल को यूज कर रहे हैं ना, मेटल ऑक्साइड के टाइम पे हम एल्यूमिनियम और जिंक दोनों को यूज करेंगे, लेकिन जब हम मेटल यूज कर रहे हैं तो सिर्फ जिंक को यूज करेंगे. ठीक है. अच्छा, आपने जब रेडिकल्स पढ़ा होगा तो उसमें जिंक का नेगेटिव वाला रेडिकल देखा होगा. तो जो चीजें एसिड जैसी बिहेव करती है उसका नेगेटिव रेडिकल आप यूज करोगे. सो दैट इज, अगर जिंक की मैं बात करूं तो उसका नेगेटिव वाला जो रेडिकल हो जाएगा वो जिंकेट हो जाएगा, दैट इज ZnO2 2-. फाइन. जब आप क्रिस क्रॉस करने के लिए उसको यूज करोगे तो कैसे यूज कर लोगे कि आपके पास Na है विच विल हैव +1 एंड जिंक है ZnO2 -2 है, क्रिस क्रॉस करके Na को 2 मिल जाएगा, ZnO2 को 1 मिल जाएगा. सो यू विल हैव द फॉर्मूला एज Na2ZnO2 एंड दैट इज नेम एज सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. फाइन. दिस इज समथिंग, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये वाला और ये वाला भी इवन ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके. सो रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात कर दूं, यहाँ पे 2 लिख दो, रिएक्शन वुड बी बैलेंस्ड. अच्छा, पोटेशियम के साथ अगर मैं बात कर दूं तो उसका प्रोडक्ट बन जाएगा, सिर्फ Na की जगह आपको K रिप्लेस करना है, बाकी सारी चीजें सेम है. सो प्रोडक्ट विल बी समथिंग K2ZnO2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2, दैट इज पोटेशियम जिंकेट बन जाएगा. प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन पे. अच्छा, सेम. अब एल्यूमिनियम का जब आपने रेडिकल्स में पढ़ा होगा तो एल्यूमिनियम का जो नेगेटिव वाला रेडिकल होता है वो AlO2 1- होता है. एल्यूमिनेट इज समथिंग AlO2 1- और जिंकेट जो होता है वो 2-. हाँ, प्लीज इसे याद रखना. एल्यूमिनियम फर्स्ट अल्फाबेट आता है तो इसीलिए उसके ऊपर 1 है. जिंकेट जो Z2 की तरह दिखाई देता है तो 2- है ना. बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि एल्यूमिनेट के लिए भी 2- ले लेते हैं. सो एल्यूमिनेट फर्स्ट अल्फाबेट ओनली 1-. सो विल हैव द प्रोडक्ट एज KAlO2 बन जाएगा प्लस यहाँ पे H2O आ जाएगा.
रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करें, देखो एल्यूमिनियम का नंबर यहाँ पे कितना है 2 है, तो मैंने लिखा यहाँ 2, पोटेशियम कितना है यहाँ पे 2, लेट्स बैलेंस दी हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे अपने पास कितने हो गए बोलो 2, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 4 + 1 5, 3 + 2 5, दैट इज बैलेंस्ड। अच्छा, जिस तरह से आपने पोटेशियम के लिए लिखा सेम वे इसके नेम की बात कर देते तो पोटेशियम एल्यूमिनेट आ जाएगा। अच्छा, इसकी बात करें सेम वे है, बस आपको क्या करना है, Na की जगह पे आप क्या लगा दोगे, सॉरी K की जगह आप क्या लगा दोगे, Na लगा दोगे, एंड प्लस यहाँ पे H2O, रिएक्शन विल बी सेम लाइक 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अच्छा, ऊपर वाले की तरह जिंकेट वाला भी सेम रिएक्शन है, आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा Na2ZnO2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा H2O, बैलेंसिंग के लिए 2 लिखो, सब बैलेंस्ड। सेम वे यहाँ पे K2ZnO2 प्लस H2O, बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लिखो, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। आई थिंक आपको रिएक्शन समझ में आया है ना। अच्छा, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन आपको एसिड बेसिस वाले चैप्टर में भी है। अच्छा, ये बढ़ते हैं लास्ट वाले रिएक्शन पे, दैट इज रिएक्शन ऑफ, कोई आपको मेटालिक सॉल्ट सोल्यूशन दिया रहेगा और दूसरे यहाँ पे मेटल्स रहेंगे। इस रिएक्शन को करने के लिए आपने फर्स्ट चैप्टर में इसको डिस्प्लेसमेंट के नाम पे भी पढ़ा है। आपको डेफिनेटली एक चीज को ध्यान में रखना है कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे जो मेटल प्रेजेंट है उसकी रिएक्टिविटी इस वाले मेटल से ज्यादा है, तो ही पॉसिबल है कि वो उसके सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर पाएगा, वरना ये इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। जैसे कि इसकी बात करें कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का आपको कलर याद हो जाना चाहिए, ब्लू कलर का होता है। कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम है, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, सो दिस इज समथिंग मोर रिएक्टिव, है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव है। और कॉपर की बात करें तो ये कैसा है, लेस रिएक्टिव है। सो यहां से आयरन जो होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बना लेगा आयरन सल्फेट, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ये सॉलिड बन जाएगा और ये एक्वस हो जाएगा। आपको फेरस सल्फेट का भी कलर याद होना चाहिए, दैट इज ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट, जिंक, वापस से कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज जिंक सल्फेट, प्लस यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। इसका कलर याद रखने की जरूरत है, कलरलेस। चलते नेक्स्ट, सेम वे पीबी का रिएक्शन जो है, रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है, सो PbCl2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे Cu निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो आयरन की रिएक्टिविटी देखो कैसी है, लेस है। जिंक की रिएक्टिविटी कैसी है बोलो, जेन आता है फिर फरारी आता है ना, सो दैट इज जिंक की रिएक्टिविटी मोर है, सो इस वाले केस में हम लिखेंगे नो रिएक्शन, है ना, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। आखिरी वाले की बात करें सेम चीज, ऊपर वाले का उल्टा रिएक्शन है, अगेन इट्स नॉट पॉसिबल कि ये कैसा रिएक्टिव है बोला, लेस रिएक्टिव, और इसकी बात करें तो ये मोर रिएक्टिव है, सो अगेन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज का यूज आप सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ही यूज करोगे, मतलब जहां पे एक मेटल होगा दूसरा कंपाउंड होगा, मेटल का सॉल्ट होगा, उसी वाले में यूज करोगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं अप्लाई करोगे। ठीक है। अच्छा, इवन इस वाले रिएक्शन में भी आप रिएक्टिविटी सीरीज को नहीं लगाओगे, ये सिंपल सा मेटल और बेस का रिएक्शन है जहां पे मेटल अब एसिड जैसा बिहेव करेगा। ठीक है ना, तो इन दो चीजों को आप ध्यान में रखोगे कि यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट वाला मत लगा देना। बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि जिंक की रिएक्टिविटी कम है, सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो उसको डिस्प्लेस करेगा, तो सॉल्ट के लिए है ये चीज, ये तो बेस है ना, NaOH बेस। सो दैट्स ऑल फॉर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। सो गुड बाय।